नमस्कार। सलाम वालेकुम। हम व्यवस्था सिद्धांत कर रहे हैं और व्यवस्था सिद्धांत में सुधार करने के लिए एक और अप्रोच आई, वो थी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। तो आज हम समझेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को। राजनीति व्यवस्था सिद्धांत। डेविड ईस्टन कहता है कि ये कहां से आया है? प्रकार्यवाद से आया है, फंक्शनलिज्म से आया है। वैसे ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी किससे आई है? फंक्शनलिज्म से आई है। प्रकार्यवाद कि आप संरचनाओं का अध्ययन मत करो, इसकी बजाय क्या करो, उनके प्रकार्यों का, कि वो काम कौन कौन से करती है और कैसे कैसे करती है और किन किन चीजों से उनके कार्य प्रभावित होते हैं। हम लोकसभा की संरचना का अध्ययन करते रहते हैं, औपचारिक सा, और उनके औपचारिक कार्यों का अध्ययन करते रहते हैं। ये तो वो इंटरेक्शन जो अनौपचारिक है, जो जातियों धर्मों के और इनके साथ लोकसभा सदस्यों के होते रहते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप किसका अध्ययन करें? फंक्शंस का। तब एक अप्रोच डेवलप हुई थी, फंक्शनलिज्म। अब ये फंक्शनलिज्म है, ये सबसे पहले, अब आपके सिंपल मुद्दा फट से याद हो जाएगा, ये सबसे पहले आई एंथ्रोपोलॉजी में। अब आप फिर बता दोगे एंथ्रोपोलॉजी। ये अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है किससे? व्यवस्था से। व्यवस्था में कुछ संरचनाएं होती है और व्यवस्था कुछ क्या करती है? प्रकार्य करती है। वही है, प्रकार्यों पे बल दे दोगे प्रकार्यवाद हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी में बताओ कौन लाया? आपको याद है? मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन लाए। फिर वहां से ये सोशियोलॉजी में आई। और सोशियोलॉजी में लाने का जो काम किया वो इसका दुर्खाइम ने किया, पार्सन्स है, आपका मर्टन है, ये थोड़ा सही कर लेना ना चीजों को, लेवी है, ये सारे लोग काय में लाए इसको? सोशियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो याद है आपके? ठीक है। सोशियोलॉजी से फिर ये कहां आ गई? आप चाहे तो कह दो पॉलिटिकल साइंस में आ गई और चाहे कह दो फिर कंपैरेटिव में आ गई। और वहां जो इसका प्रयोग किया वो एक तो ग्रेबियल आमंड ने किया, ये भी अमेरिका के एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर है जो बहुत बड़ा व्यवहारवादी है, शिकागो का। और दूसरा प्रयोग किया इसका कोलमैन ने, आमंड और कोलमैन ने इसका प्रयोग किया पॉलिटिकल साइंस या कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस। मैं इतना वो पहले ही बताया था, इसमें ना इसका कोई हिंदी वर्जन देख रहा था ऐसे ही, तो उसमें बार बार आ रहा था कि बिदाम ने ये कहा, बिदाम ने ये कहा। ये बिदाम कौन है हमको? तो इसका क्या लिखा हुआ था? आलमंड। तो ये आमंड बोलते हैं इसको, जबकि ये और किसकी स्पेलिंग है साथ में? बिदाम की। तो उसने क्या किया, गूगल ने उठा के इसको क्या बना दिया? बिदाम। तो ये बिदाम का और किसका मुद्दा है? कोलमैन का। तो आप ये नहीं सोचें कि अपने और अमेरिका के नाम है ये वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रखते। यहाँ का बिदामा राम और बिदामी देवी वहां जाके क्या बन जाते हैं? आमंड और आलमंड बन जाते हैं, और कोई फर्क नहीं है अपने। ये यहीं से गया हुआ है नाम ये। तो ग्रेबिल आमंड और कोलमैन ने किया। अब चाहे तो सिस्टम थ्योरी हो,
या पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी, और चाहे आपकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी हो, दोनों में ही जो महत्वपूर्ण अवधारणा जिसका आपको अध्ययन करना है वो क्या है? व्यवस्था है। अब हमने पहले तो सिर्फ डेवलपमेंट देखा कि दरअसल आई कहां से है, तो ये कहां से आई है? फंक्शनलिज्म से आई है, जिसका प्रयोग ग्रेबिल, आमंड और कोलमैन ने किया है। अब हम एक एक करके इसका अध्ययन शुरू करते हैं। यहां तक तो हम पहले ही भी कर चुके हैं। पहले तो आमंड और कोलमैन है, यस। अब तो मुख्य तो कौन है इसमें? आमंड है। आमंड का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है, इसके ऊपर प्रभाव किस किस का है ये देखते हैं। फिर इसके अप्रोच है उसके और नाम देखेंगे, फिर बुक्स देखेंगे, और फिर इसको समझना शुरू कर देंगे। पहले फैक्ट्स कर लेते हैं कि आमंड के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो किसका है? पार्सन्स का। इस व्यक्ति ने पार्सन्स से क्या ली है? शब्दावली ली है। सारी शब्दावली जो पार्सन्स की सोशियोलॉजी में थी वो इसने यहां ले ली। इसके ऊपर प्रभाव है डेविड ट्रूमैन का। डेविड ट्रूमैन से इसने क्या लिए हैं? दबाव समूह लिए। और इसके ऊपर जिस राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव है, जहां को ये रोल मॉडल मानता है, वो कौन सी है? यूएसए। तो ये इनसे प्रभावित है ये। और ये जो प्रेरणा लेता है इस पूरे काम की, वो किससे लेता है? डेविड ईस्टन से। प्रेरणा स्रोत सबका ही डेविड ईस्टन है, क्योंकि ये लाया था सबसे पहले कि यार ये ला सकता, अपन इसमें ला आएंगे। तो ये इनसे प्रभावित है। तो अगर हम इनको और बढ़ा के देखें तो ये काय काय से प्रभावित है, तो हम ये कहते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी है। तो एक तो काय से प्रभावित है? समाजशास्त्र से। दूसरा ये और किससे प्रभावित है? बहुलवाद से। क्योंकि ये प्रकार्यवाद है तो इसके ऊपर किसका प्रभाव है? मानव शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी का। और ये खुद भी कहते हैं कि मैंने काफी कुछ किससे और लिया है? संचार से भी काफी कुछ लिया है, संचार विज्ञान से। तो अगर आपको इसको इंटरडिसिप्लिनरी माने तो ये समाज शास्त्र, मानव शास्त्र और किससे? ये तीन तो सब्जेक्ट अलग चलते हैं, तो चलो एक अवधारणा है। ये तो तीन सब्जेक्ट हैं, कम्युनिकेशन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, इनसे प्रभावित है। अब ये तो अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको आ गया ट्रूमैन। ये ट्रूमैन, आर्थर बेंटलेर, ये रॉबर्ट डेल वगैरह, ये सारे कौन है? बहुलवादी है। जो दबाव समूह वाला ये जो सारा चक्कर ना, ये वहीं से आए हैं सारे। इसके जो रोल मॉडल है कि खुली होती है, ये है, वो है, फलाना है, धीमका, ये सब किससे प्रभावित है? कि आमंड का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है, जो भले ही विकसित देशों के बजाय विकासशील देशों के लिए बनाया गया है, इसके बावजूद इसने दृष्टि कौन सी है इसकी? यूएसए वाली दृष्टि है। वो इसके रोल मॉडल है, उसको लागू करना चाहता है अन्य देशों के ऊपर। तो ये यूएसए से प्रभावित है। प्रेरणा डेविड ईस्टन से लिए, शब्दावली इसने पार्सन से ली है। ये था आमंड। अब आमंड के मॉडल का एक नाम तो ये तो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, एक इसको क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस मॉडल भी बोलते हैं। कि इससे पता चल जाता है कि कोई भी जो है राज्य व्यवस्था, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसका एक मॉडल और है, या अप्रोच कह लो, मॉडल परफॉर्मेंस अप्रोच बोलते, उपागम बोल देते हैं, अप्रोच बोल देते हैं, वो है डेवलपमेंट अप्रोच। वो भी इसी की है, अभी थोड़ी देर में आपको याद हो जाएगी। डेवलपमेंट अप्रोच। अब आपके जो याद करने वाला मुद्दा था, वो एक तो ये था, ये वाला। एक ये था कि इनका प्रभाव है, बहुलवाद का तो प्रभाव है ही, ट्रूमैन का, आर्थर बेंटले वगैरह, ट्रूमैन का ज्यादा है। दूसरा इसके अप्रोच के नाम है, इसको परफॉर्मेंस अप्रोच भी कहा जाता है, इसको डेवलपमेंट, और इसको संभाव्य और बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी। ये और है इसका एक नाम, वो भी इसी से जुड़ा हुआ शब्द है, संभाव्य। संभाव्य, प्रोबेबिलिटी। हाँ,
एक वहां तक आने दो पहले। अभी ये चर्चा करेंगे ना, इस मुद्दे को आगे बढ़ने दो, अभी चालू हुआ है। ऊंट ऊंट तो अभी तुम्हें बताऊंगा था आगे, तभी तो मैं ये कह रहा हूं, अभी बुक्स बुक्स आने तो इनकी सारी चर्चाएं हो जाए। आप धैर्य बनाए रखें, बहुत भावुक नहीं हो सकता है कई बार आलमंड है ये गड़बड़ कर दे, क्योंकि कईयों को तेल वेल पचता नहीं है आमंड का, तो आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, कई बार तेज हो जाती है। सारे अभी सारी चीजों का उत्तर मिलेगा, 5 मिनट रुको आप। एक बार तो सिर्फ क्या रट लो, जब मैंने कहा था ना, आप एक बार रट लो एक क्या चीज, फ्लो मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल और आपका इनपुट आउटपुट मॉडल। फिर पता चल गया, मैंने हर एक चीज बता दी कि इसका नाम फ्लो मॉडल क्यों है, इसका नाम ब्लैक बॉक्स मॉडल क्यों है, इसका नाम है इनपुट आउटपुट मॉडल क्यों है। ऐसी सब प्रोबेबिलिटी, परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट, ये सारे सब थोड़ी देर के अंदर सामने आ जाएंगे। ये नाम क्यों, एक बार इनको याद करो, 4-5 बार चर्चा आएगी, इस यूएसए वाली बहस भी आएगी, डेवलपमेंट कंट्रीज आएगी, सब आएगा, एक बार देखते जाओ आप। ये पार्सन्स सब आ जाएंगे, मर्टन वर्टन सब देखना। ये इसके कुछ और नाम है। हम करेंगे अब इसकी क्या चीज, बुक्स करेंगे। इसकी 2 किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, ये आई थी 1960। दरअसल इसने जो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज लिखी, इसका जो मूल मंतव्य था वो ये था कि ईस्टर्न ने ये कहता तो जरूर है कि मेरा जो इनपुट आउटपुट मॉडल है या मेरी जो राजनीति व्यवस्था का जो फ्रेमवर्क है वो हर एक देश के ऊपर लागू होता है, लेकिन नहीं होता ये हर एक देश के ऊपर। ये सिर्फ कौन से देशों में लागू होता है, पाश्चात्य देशों में, जहां आपको जनता को इनपुट डालने की छूट होती है, जहां जनता मांगे कर सकती है, और जहां सरकारें जनता की मांगों पे क्या देती है, कान देती है, वहां तो ये चल जाएगा। लेकिन राजतंत्र में काय की मांगे है और काय की प्रोसेसिंग और काय की आउटपुट, राजा तो अपने लिए काम करता है। अब हिटलर के सामने आप इनपुट डाल दोगे क्या, और हिटलर आउटपुट निकाल देगा क्या, नहीं निकालेगा। तो ये राजतंत्र अब पिछड़े हैं, पिछड़ों में जिन देशों के पास पैसा ही नहीं है, जनता अनपढ़ है, गरीब है या अशिक्षित है, वहां कौन सा इनपुट, जनता जानती नहीं है कि इनपुट कोई चीज होती है, सरकार हमारे लिए है, वो मांगती नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है क्या मांगा जाता है, कैसे मांगा जाता है। जनता संतुष्ट रहती है, ठीक है ईश्वर ने दिया है। आप ये बताओ, अपन अशिक्षित थे जब तक, तब तक क्या कहते थे कि देखो भाई राम मार गयो तो अब राज के कृषि, बारिश आ गई, ओलावृष्टि हो गई तो किसान हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते थे कि राम ने मार दिया है, अब राज कुछ भी नहीं कर सकता। अब अपन शिक्षित सचेत हो गए, बीमा कराया था, पैसे कहाँ हैं, फट से आ जाते हैं, ओलावृष्टि जब बादल गड़गड़ करते हैं तभी बना लेते हैं हिसाब किताब कि सरकार से क्या लेंगे, बीमा लेंगे। तो अब ये जो पिछड़े देश होते हैं, गरीब देश होते हैं, थर्ड वर्ल्ड के देश होते हैं, तानाशाही देश होते हैं, राजतंत्रात्मक देश होते हैं, वहां कोई इनपुट रहे, तो ये कहता मैं ऐसा सिद्धांत बनाऊंगा जो किस पे लागू होता हो, डेवलपिंग एरियाज के ऊपर। तब इसने पुस्तक लिखी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, और इसका जो पूरा बल था इसमें वो काय के ऊपर था, स्थायित्व के ऊपर था। बस वही बात, स्टेबिलिटी के ऊपर, परिवर्तन नहीं। महत्वपूर्ण चीज क्या है, स्टेबिलिटी की व्यवस्था स्टेबल रह कैसे सकती है। अच्छा, इसके जो गुरुजी हैं डेविड ईस्टन जी, वो सारा जोर काय के ऊपर दे रहे हैं, वो सातत्य के ऊपर, परसिस्टेंस पे दे रहे हैं, ये स्टेबिलिटी के ऊपर पूरा जोर दे रहे हैं कि व्यवस्था स्टेबल रहनी चाहिए, उसमें गड़बड़ है। अब व्यवस्था में गड़बड़ करता कौन है बताओ, मार्क्सवादी। ये सारा कौन सा दौर है, मैं कह रहा हूं 1960, ये वो दौर है। 50 से 52 में 53 में वो किताब लिखता है डेविड ईस्टन, पॉलिटिकल सिस्टम। शीत युद्ध शुरू हो गया है,
ये क्या कहते हैं कि हम वो लोग हैं जो मूल्यों के प्रति तटस्थ हैं, विचारधाराओं के प्रति तटस्थ हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कौन सा देश क्या है, हम तो सिर्फ बता सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या, अवधारणा है क्या, हम किसी की पक्षधरता नहीं करते। इतना कहने के बावजूद लियो स्ट्रॉस जो आलोचना करता है ये किसकी ओर झुके हुए हैं? लोकतंत्रों की ओर झुके हुए हैं, उदार लोकतंत्रों की ओर। तो ऐसा ही डेविड ईस्टन है जो बिल्कुल भी मूल्य निरपेक्ष है, उसमें लोकतांत्रिक मूल्य घर के हुए हैं। ऐसा ही कौन है? ये आमंड है, क्योंकि वो व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं और ये व्यवस्था में क्या रखना चाहते हैं? सातत्य। और ये बंदा क्या रखना चाहता है? स्थायित्व रखना चाहता है, स्टेबिलिटी। तो परिवर्तन की बजाय इनका पूरा जोर काय पे है? इसका स्थायित्व के ऊपर है। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग, कि डेवलपिंग एरियाज को जो मुख्य ध्यान देना है वो इस पे देना है कि स्थायित्व रखा कैसे जाए। तो इसकी फिर आलोचना शुरू हो गई पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज की, कि डेवलपिंग एरियाज में स्थायित्व से काम नहीं चलेगा। ये ऐसे पिछड़े हुए देश हैं कि यहां तो बहुत तेजी से परिवर्तन करने पड़ेंगे तब जाके और ये समाज सही हो पाएंगे। और आप कह रहे हैं यहां क्या रखो? स्थायित्व रखो, यहाँ चीजों में रेडिकल चेंज नहीं होने दो, मेंटेनेंस से काम चला लो। मेंटेनेंस नहीं, यहाँ तो कई कई देशों में तो पूरी पूरी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी तब जाके इन देशों का कल्याण होगा, क्योंकि देश बर्बाद हो रखे हैं। तो छोटे मोटे परिवर्तनों से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि यहाँ तो रेडिकल चेंज मांग रहे हैं, ये थर्ड वर्ल्ड के देश है। तो इसे कहा बात तो सही है। तब इसने क्या किया, फिर एक दूसरी पुस्तक लिखी। दूसरी पुस्तक लिखी तो उसका नाम था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। और ये पुस्तक आई 1966 में। अब आपको कतई याद नहीं करना, सीधा लिखा हुआ है। बताओ डेवलपमेंट अप्रोच किसकी है? हाँ, ये जो इसने पुस्तक लिखी, मैं माफी चाहूंगा बताने भूल गया, ये पुस्तक दो लोगों ने मिलके लिखी। एक व्यक्ति था आमंड और दूसरा था कोलमे। और ये जो पुस्तक लिखी इसमें एक था आमंड और दूसरा था पावेल, आमंड और पावेल। और इसको उन्होंने नाम दिया कि ये है सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, ये है प्रोबेबिलिटी मॉडल, ये इसमें नाम दिया इन्होंने। अब आ गया पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। इस पुस्तक में कौन सा मॉडल है बताओ? इसमें है स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं था। वो थर्ड वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा कामयाब है, नहीं हो पा रहा था। और वो कह रहा था, एक और था इनके ऊपर, कि तुम लोगों ने इसके ऊपर क्या क्या आरोप लगे इस पुस्तक को लेके। नंबर एक, कि तुम स्थायित्व पे ध्यान दे रहे हो, इसलिए काय पे ध्यान नहीं दे रहे? परिवर्तन के ऊपर, नंबर एक। दूसरा आरोप लगा कि तुम सिर्फ कौन से एरियाज का अध्ययन कर रहे हो? डेवलपमेंट कंट्रीज का, यानी कौन से समाजों का? विकासशील समाजों का अध्ययन कर रहे हो। ये भारत का इनका, तुम तो बाकी देशों का अध्ययन ही नहीं कर रहे। विकसित देशों का कहां अध्ययन कर रहे हो? तुम तो थर्ड वर्ल्ड का अध्ययन कर रहे हो, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड का अध्ययन नहीं कर रहे। तीसरा, कि तुम जो विकासशील समाजों का अध्ययन कर रहे हो तो तुम्हारी दृष्टि तो पाश्चात्य जगत की ओर है, यानी ज्यादातर किसकी ओर है? यूएसए की ओर है। तो ये दबाव समूह, भांति भांति के राजनीतिक दल है, ये तो सिर्फ कहां पाए जाते हैं? समाजीकरण है, भर्तियां वगैरह, ये सब तो पाश्चात्य उदार देशों में पाए जाते हैं। तो तुम विकासशील देशों का अध्ययन कर रहे हो और चश्मा कौन सी लगा रखी है? अमेरिका वाली। तो इनके 5-6 साल तो इनके समझ में नहीं आई, हम तो कर दिया, कुछ कर रहे हो तो कर लो, तुम क्या कर लोगे। बाद में सुधार आलोचना ज्यादा होने लग गई है। तब इन्होंने फिर कौन सा मॉडल लेके आए? डेवलपमेंट अप्रोच। इसको बोला कि ये तो थी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और ये है डेवलपमेंट अप्रोच। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच को हमने और ज्यादा सिस्टमेटिक कर दिया है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं घुसा दी है नई नई। तो ये फिर इसका एक नाम और कौन सा है? जो डेवलपमेंट अप्रोच, और इसका एक नाम और बताना आप, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दे दिया इसका नाम। तो दो पुस्तकें याद हो गई और एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब ये हो गया कि
ईस्टर्न की बजाय किसका मॉडल है जो विकासशील समाजों का अच्छा अध्ययन करता है? आमंड का। लेकिन गड़बड़ क्या है, विकासशील समाजों का अध्ययन तो करता है लेकिन सामने दृष्टि कौन सी रखता है? यूएस की। आप अमेरिका का अध्ययन कर रहे हो और आपके रंग भेद की तुलना आप जातिवाद से कर रहे हो, तो रंग भेद अलग होता है और जातिवाद अलग होता है। कि वहां रंग के आधार पर शोषण किया जाता है, वैसे ही जैसे भारत में जातियों में एक दूसरे के शोषण पाया जाता है, तो जातियां तो बनी हुई है, वो तो बनी हुई है कार्यों के आधार पे, और रंग बने हुए हैं, वो जो रंग भेद है वो क्या है? त्वचा का रंग है वो। तो आप कैसे ऐसे तुलना कर सकते हैं? तो आप भारतीय नजर से अगर देखो तो आपको अमेरिकन समाज समझ में, तो ये तो किस नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं? तो इनका समाज जो ये अध्ययन कर रहे हैं धर्मनिरपेक्ष है, ये तो खुला समाज है, इनपुट आते हैं आउटपुट आते हैं, वो सारा जो उदार लोकतंत्र वो होता ही है। और बाकी देशों में तो ऐसा होता ही नहीं है, विकासशील देशों में। तो नाम जरूर इन्होंने कहा कि हम विकासशील समाजों का अध्ययन करेंगे, लेकिन माइंड सेट कौन सा है? यूएस का या उदार लोकतांत्रिक देशों का है। पाश्चात्य चश्मे से देखते हैं ये इनको। अब ये है, ये कहा कि ये सबका अध्ययन करेगा। कौन सी अप्रोच? डेवलपमेंट अप्रोच। तो हम दोनों अप्रोच आज एक साथ करेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी और डेवलपमेंट अप्रोच। दोनों अप्रोच, दोनों, एक आमंड कोलमैन की है, दूसरी आमंड और पावेल की। एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि जब असंतुष्ट हो गया आमंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज थे, तब उसने कौन सी अप्रोच डेवलप की? बताओ। डेवलपमेंट अप्रोच, विकासात्मक उपागम। दोनों उपागम कर लेंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और डेवलपमेंट है। है एक किताब और है क्या? किताबें एक नहीं, इसकी बहुत ही है। अपना वही करेंगे जिनका संबंध किससे है, अपने स्ट्रक्चरल फंक्शनल से और डेवलपमेंट अप्रोच। किताबें तो बहुत सारी लिख रखी है भाई, ऐसा नहीं। ये क्या करते हैं, ये सारे प्रोफेसर है और इनको जोर आता नहीं है, तो स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सारे डाटा इकट्ठे कर लो, और डाटा को क्या कर लो? सेट कर लो। सेट करके अपने नाम से गुरुजी क्या छाप देते हैं? किताब छाप देते हैं। और एक छोटा सा नाम किसका दे देते हैं? स्टूडेंट का भी देते हैं। स्टूडेंट भी खुश हो रहे, गुरुजी भी खुश। तो बहुत ही किताबें लिखनी है, ये लाइब्रेरियां भरी पड़ी है अमंड और ईस्टर्न की किताबों से, लेकिन पढ़ता कोई नहीं है इनको। पढ़ते तो आज भी किसको? हम डायलॉग्स पढ़ते हैं किसके? प्लेटो के, जो कितने साल पहले लिखे गए थे, 2500 साल पहले। और ये तो 70 साल पहले किताब लिखे गया था। किसी भी लाइब्रेरी में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला है उसमें बाकी किताबें मिल जाएगी, लेकिन कौन सी किताब नहीं मिलेगी आपको? आमंड और ईस्टर्न की किताबें नहीं मिलेगी। लाइब्रेरी में माहौल बनाने के लिए, कोई समाज में काम की नहीं है, क्योंकि वो किताबें हैं जो समाज के लिए प्रासंगिक नहीं है। ये ज्ञान के लिए ज्ञान है, इनमें प्रासंगिकता, रिलेवेंस और उपयोगी नहीं है, समाज में कोई परिवर्तन नहीं लाती है, कोई नई सोच पैदा नहीं करती। अब हम दो किताबें करने के बाद अब अगला जो मुद्दा करेंगे वो स्ट्रक्चरल जो फंक्शंस है उसकी विशेषताएं करेंगे इस अप्रोच की, या और बाती बाती के मुद्दे करेंगे। संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम। अब यहां से क्वेश्चन आएंगे जो और देख लेते हैं। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम है, इसके कितने तत्व हैं? 3 तत्व है। ईस्टर्न कहता है एक व्यवस्था में कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से? वो अंतर क्रिया करती है, वो अंतर संबंधित होती है, वो अंतर निर्भर होती है। ये कहता है इसमें 3 चीजें होती है एक व्यवस्था के अंदर। देखिए फिर आपको बता दूं, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, संरचना, और ये संरचना कार्य क्या करती है? हुआ क्या है, ईस्टर्न ने संरचनाएं और कार्यों को अलग अलग खोल के नहीं समझाया। इसने क्या किया, व्यवस्था को जब समझा रहा था तो इसने संरचनाओं को अलग कर दिया और उनके कार्यों को अलग कर लिया और डिटेल स्टडी की है। ईस्टर्न ने उतनी डिटेल स्टडी नहीं की,
उसने इनको क्या किया, आपस में घालमेल कर दिया और इसने उनको अलग अलग किया और उनका व्यापक अध्ययन किया। तो है तो यही व्यवस्था सिद्धांत, लेकिन इसने चूंकि व्यापक अध्ययन किया है संरचनाओं का और प्रकारों का, इसलिए ये नाम रख दिया इसके। इसकी भी जो मूल तत्व है तो वही है, क्या चीज है तो ये भी व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है, लेकिन व्यवस्था में संरचनाएं भी होती है और व्यवस्था में वो संरचनाएं कोई न कोई काम भी करती है। तो ये इसने दोनों का व्यापक अध्ययन किया, इसलिए इसका नाम ये है तो ये भी व्यवस्था सिद्धांति। तो इस व्यवस्था के कितने तत्व होते हैं? किसी भी व्यवस्था में 3 तत्व होते हैं। व्यवस्था का एक तत्व होता है क्या चीज, व्यापकता, अभी चर्चा कॉम्प्रिहेंसिव। इसका जो दूसरा तत्व होता है इंटरडिपेंडेंसी, अन्योन्याश्रितता। और इसका एक तत्व और होता है, वो होता है बाउंड्रीज, यानी क्या चीज, सीमाएं। सबसे पहले व्यापकता। व्यापकता का तात्पर्य है कि किसी भी व्यवस्था में बहुत सारी संरचनाएं, बहुत सारे मूल्य है, बहुत सारे प्रकार है, बहुत सारी क्रियाएं अंदर ही अंदर है, चलती ही रहती है। तो जो व्यवस्था होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, व्यापक होती है। अब ये व्यापकता तो लेके आनी थी, और करना क्या था, राज्य था, उसकी अवधारणा इतनी ज्यादा व्यापक नहीं थी, उसकी अवधारणा तो छोटी सी थी, तो उसमें 4 ही चीजें कर रहे थे, इसमें तो बहुत सारी चीजें करते हैं हम, तो ये व्यापक होती है। राज्य की बजाय किसकी अवधारणा ज्यादा व्यापक है, राजनीति व्यवस्था की। दूसरा है कि इतनी ज्यादा व्यापक भी नहीं है कि उसकी आप क्या डिसाइड नहीं कर पाओ, आप सीमाएं डिसाइड नहीं कर पाओ। सीमाएं डिसाइड करना भी बड़ा जरूरी है कि जहां से एक व्यवस्था समाप्त होती है और दूसरी व्यवस्था शुरू होती है। या इट मींस ये मान लो कि कोई तो चीज होगी, ये नहीं हर एक चीज आप व्यवस्था के अंदर शामिल है नहीं कर सकते। आप व्यवस्था में धर्म को शामिल कर लो, आप व्यवस्था में जातियां शामिल कर लो, आप व्यवस्था में मीडिया को शामिल कर लो, लेकिन कुछ तो सीमाएं बांधनी पड़ेगी, वरना आप अध्ययन नहीं कर पाओगे। आप बिखेर लेगो, और हर एक चीज को अगर आपने व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की तो वो बिखर जाएगी, फिर आप बिखर जाएगी, मतलब अध्ययन नहीं कर पाओगे उसका, इतनी ज्यादा व्यापक हो जाएगी वो। तो व्यापकता की भी क्या बांधनी पड़ेगी, एक कुछ तो सीमाएं तो निश्चित करनी पड़ेगी। और तीसरा है क्या चीज, अन्योन्याश्रितता। इसमें जो विभिन्न संरचनाएं होती है और विभिन्न प्रकार ये होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। ये इसके विभिन्न तत्व। अब आ गया कि इसके 3 तथ्य हैं, ये क्वेश्चन शायद आया हुआ है, 3 तथ्य कौन से हैं। अब वैसे ये कर चुके हैं हालांकि हम पहले। 3 तथ्य है कि हर एक व्यवस्था है वो कैसी होती है, खुली होती है, और बाहर और अंदर की चीजों से प्रभावित होती रहती है, खुली होती है। हर एक व्यवस्था को पर्यावरण क्या करता रहता है, प्रभावित, और उस पर्यावरण को जब प्रभावित होता है तो हर एक व्यवस्था सातत्य बनाए रखने की या स्टेबल होने की क्या करती है, कोशिश करती है। और एक महत्वपूर्ण चीज कि जिसको हम अंतः क्रिया कहते हैं, ये क्या है कि अंतः क्रिया व्यक्तियों में नहीं होती, बल्कि काय में होती है, उनकी भूमिकाओं में होती है। ठीक है, अब करते हैं कि अंतः ये तो समझ में खुली होती है, पर्यावरण से प्रभावित होती है, गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए क्या बनाए रखती है, सातत्य। ये अंत्य क्रिया जो होती है व्यक्तियों में नहीं होती, बल्कि उनकी भूमिकाओं में होती है। भूमिकाओं का तात्पर्य ये है कि ये वो अंत्य क्रिया नहीं है जो व्यक्तियों में हो रही है। एक पत्नी है और एक पति है और एक उनके क्या है, बच्चे। इनका क्या मतलब राजनीति विज्ञान से? मुद्दा ये है कि इस भूमिका में किस में है। पति है वो राजनीतिक दल में एक नेता है, पत्नी एक दबाव समूह की सक्रिय सदस्य है, और उनके बेटे बेटियां हैं वो एक धर्म संस्था से जुड़े हुए हैं। अब ये इनके आपस के संबंध मत देखो, ये पति पत्नी बच्चे हैं, मतलब ये देखो कि काम क्या करते हैं। एक राजनीति में काम कर रहा है, एक सक्रिय है कहाँ, दबाव समूह में, और एक धर्म संस्थाओं से जुड़े हुए बच्चे जो हैं। तो अब ये इनकी भूमिकाएं हैं, अंत्य क्रिया इनके मध्य होती है, व्यक्तियों के मध्य अंत्य क्रिया नहीं होती। अंत्य क्रिया उनकी जो काम क्या करते हैं उन कामों के मध्य अंत्य क्रिया होती है। तो इसके कितने तथ्य हैं, 3 तथ्य।
ये क्वेश्चन तो शायद आया हुआ है, तो हो सकता नहीं आए। अब बताओ 3 तथ्य बताओ आप। तो खुली होती है, पर्यावरण से प्रभावित होती है, करती भी है उसको, और अंतः क्रिया तो होती है लेकिन वो व्यक्तियों में नहीं होती बल्कि वो उनकी भूमिकाओं में होती है। ईस्टर्न क्या बता के गया? अंत्य क्रिया होती है। अब ये नहीं बताया गया किस में होती है, इसने व्यापक कर दिया कि व्यक्तियों में नहीं होती बल्कि ये भूमिकाओं में होती है। वो काम क्या करते हैं, रोल क्या है उनका, उसमें होती है। अब अगला जो मुद्दा करेंगे वो करेंगे इसकी परिभाषित करने की कोशिश करें कि व्यवस्था है क्या। तो इसकी परिभाषा याद रखना बहुत ही मजेदार है। परिभाषा वही है जो इसने किससे ली है, मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर की परिभाषा याद है आपके कि राज्य क्या है? पहले तो वो कर लेते हैं, राज्य है क्या। कि राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो एक निश्चित, जिसके पास एक निश्चित भूक्षेत्र होता है, और इस निश्चित भूक्षेत्र में कौन सा बल, भौतिक बल का प्रयोग करने का वैध एकाधिकार होता है। अब बताओ इसमें कितनी चीजें हैं। ये एक मानव रहते हैं, तो क्या है, एक राज्य, एक मानव रहते हैं, जनसंख्या है। इसका एक क्या होता है, निश्चित भूक्षेत्र। इस भूक्षेत्र में भौतिक बल का एक वैध एकाधिकार यानी एक सरकार होती है, आगे सारी चीजें उसके पास संप्रभुता होती है। चारों चीजें आगे से एक ही परिभाषा के अंदर। ऐसी ही परिभाषाएं कौन करता है? ये तो परिभाषा है राज्य की। अब अपने को परिभाषा किसकी करनी है, राजनीति व्यवस्था की। आमंड की परिभाषा किससे प्रभावित है, मैक्स वेबर से। अब बताओ एक व्यक्ति हमने और जोड़ दिया जो किससे प्रभावित है, जिससे आमंड प्रभावित है। अब आमंड के ऊपर शब्दावली पार्सन्स की, ये जो दबाव समूह है वो किस बहुलवादी से लिए हैं, वो डेविड ट्रूमैन से लिए हैं। और प्रेरित किससे हुआ, डेविड ईस्टन से हुआ। कौन सी राज्य व्यवस्था को रोल मॉडल मानता है, यूएसए को। कौन से देशों का अध्ययन करता है, विकासशील देशों का। और इसकी परिभाषा है उस पर किसका प्रभाव है, मैक्स वेबर का भी प्रभाव है इसके ऊपर। ये तो हमने देखा था सारी परिभाषाएं। तो कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का वो समुच्चय है, या अंतः क्रियाओं की वह व्यवस्था है जो कम या अधिक वैध बल प्रयोग करते हुए समाज में क्या बनाए रखती है, अनुकूलन। और एक उसको क्या बोल रहे थे कल, मेंटेनेंस को क्या बोलते हैं, अनुरक्षण करती रहती है ताकि व्यवस्था टिकी। तो अंतः क्रियाओं की वो व्यवस्था जो बहुत या कम वैध शक्ति का प्रयोग करते हुए व्यवस्था के स्थायित्व के लिए कौन से काम करती रहती है, अनुकूलन के या अनुरक्षण के काम करती रहती है। तो आपको इतनी लंबी चौड़ी परिभाषा क्यों याद करें, छोटी सी परिभाषा याद कर लो कि वैध बल का कम या क्या प्रयोग किया जाता है, ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ये है इसकी अनुकूलन और अनुरक्षण भी इसके इसमें आ गए हैं। ये है इसकी राजनीति व्यवस्था की परिभाषा। तीन तथ्य और क्या कर ली हमने, परिभाषा। अब हम इसकी विशेषताएं करेंगे कि एक राजनीति व्यवस्था की विशेषता क्या होती है आमंड के अकॉर्डिंग, या आमंड और कोलमैन के अकॉर्डिंग क्या क्या। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ी देर में ये सारी चीजें आपकी याद होगी, मैं दोहरा दूंगा। अब हम विशेषताएं कर रहे हैं। पहली विशेषता कि जो राजनीति संरचनाएं होती है ये क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सल होती है।
इसका तात्पर्य है कोई सा ही समाज हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, फर्स्ट वर्ल्ड का हो, सेकंड वर्ल्ड का हो, थर्ड वर्ल्ड का हो, वहां क्या पाई जाती है? मैं माफी चाहूंगा, एक बार रुक जाओ। वहां राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। कोई सा ही देश हो, वहां क्या पाई जाएगी? एक राजनीतिक व्यवस्था। अब चलो, ईरान है, ईरान में राजनीतिक व्यवस्था है क्या, या नहीं है? हाँ बताओ। है ना? वहां पर एक राष्ट्रपति भी होता है, एक धर्मगुरु भी होता है। चाहे धर्मगुरु होगा फिर भी वहां क्या है? राजनीतिक व्यवस्था है ही। चलो आप ये बताओ कि 1918 से पहले जब तुर्की में खलीफा का राज चलता था और कमाल अत्तातुर्क को पद पे बिठाया नहीं गया था, तो वहां राजनीतिक व्यवस्था थी क्या? राजनीतिक थी। वो सारी एकाधिकार था, बल का प्रयोग होता था, पुलिस थी, मिलिट्री थी, मंत्री थे, सारा कुछ था। तिब्बत में जब दलाई लामा राज करता था तब राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। तो अगर कोई देश बिना राजनीतिक व्यवस्था के चलता ही नहीं है। बस मुद्दा इतना ही से था कि राजनीतिक व्यवस्था पे हावी कौन सी थी? धार्मिक व्यवस्था। बाकी राजनीतिक व्यवस्था तो थी वहां। हर एक देश में राजनीतिक व्यवस्था तो पाई ही जाती है, चाहे वो जातीय हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्व का, राजनीतिक व्यवस्था तो सब जगह पाई जाती है। अब बताओ, धार्मिक व्यवस्थाएं सार्वभौमिक होती है क्या? नहीं। यूएसएसआर में नहीं पाई जाती थी, क्यूबा में नहीं पाई जाती। ठीक है। शैक्षणिक व्यवस्था सब जगह होती है क्या? नहीं होती। बहुत सारे देशों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, अनपढ़ है लोग, या फिर है तो अब आप कैसे, है तो हो सकता है वो तो थियोक्रेटिक हो, कई होती भी है। अब बताओ बाजार व्यवस्था कैसी है इसकी, बताओ, धर्म को छोड़ो, इसको बाजार व्यवस्था। बाजार व्यवस्था कैसी होती है? सार्वभौमिक होती है, प्रत्येक समाज में पाई जाती है। बाजार सब जगह होते हैं, चाहे किसी भी देश में चले जाओ। तो देखिए, बगैर राजनीति व्यवस्था के तो देश बनता ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कौन करेगा? तभी तो मनु को आना पड़ा था इस धरती के ऊपर, क्या लाने के लिए? राज व्यवस्था। तब आया था होब्स का लेवियाथन। तो ये जरूरी होते हैं, इसके बगैर नहीं होता। तो राजनीति व्यवस्थाएं क्या होती है? सब देशों के अंदर पाई जाती है। आपको कौन सी राजनीति व्यवस्था, मतलब सरकार, चाहे वो हो थियोक्रेटिक हो, चाहे वो निरंकुश हो, चाहे तानाशाही हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, चाहे गणतांत्रिक हो, होती प्रत्येक देश। इतना याद कर लो आप। अब आ गया राजनीतिक संरचनाएं। ये क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। राजनीति व्यवस्था है तो स्वाभाविक है कि उसमें क्या पाई जाएगी? भांति भांति की संरचनाएं। चाहे वो संरचना एक ही होगी, पाई तो जाएगी। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बाद औपचारिक संरचनाओं की बात कर रहे थे। ये कौन से देशों में पाई जाती है? सब देशों में। राजा राज करते थे तो संरचनाएं पाई जाती थी क्या? पाई जाती थी ना। मंत्री होते थे राजा के, मंत्रिपरिषद, ये संरचना। राजा के न्यायपालिका भी मिलती थी, न्यायिक संरचना। कुछ कानून की राय देने वाले होते थे तो विधायी संरचना, या राजा अकेला कानून बना देता था। कानून तो बनाता था, कानूनों को लागू भी, और लागू करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी भी रखता था, नौकरशाही भी रखता था, सेवी वर्ग भी रखता था, ब्यूरोक्रेसी भी रखता था। तो राजनीतिक संरचनाएं क्या होती है? सार्वभौमिक होती है। राजनीतिक प्रकार्य, कार्य कह लो, चाहे क्या कह लो, पर फंक्शंस कह लो, कुछ भी कह लो, ये भी क्या होते हैं? क्यों ये संरचनाएं आएगी तो ये छा राबड़ी पी के सोने के लिए है क्या? कोई ना संरचनाएं क्या करेगी, कोई ना कोई काम तो करेगी। नौकरशाही है, चाहे विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये कोई ना कोई क्या करती है? काम। तो प्रकार ये भी क्या होते हैं? सार्वभौमिक होते हैं। अब आ गया कि जो संरचनाएं होती है, ये बड़ी मजेदार मुद्दा आ गया। ये क्या होती है? बहुकार्यात्मक होती है। ये आप ध्यान रखना। हम आज तक ये सोचते थे कि जो आमंड ने चश्मा कौन सा पहन रखा है? पाश्चात्य है। और पाश्चात्य देशों में कार्य विभाजन पाया जाता है, जहां एक संरचना कितना काम करती है? एक ही। भारत में धर्म है, ये कई काम करता है। ये मुक्ति भी दिलाता है और ये वोट भी दिलवाता है।
ठीक है, ये मंत्री भी बनाता है धर्म, ये कानून भी बनाता है। तो हम तो कहते हैं ये तो चलो पिछड़े हुए देश है, यहाँ एक संरचना बहुत सारे काम करती रहती है। तो रिक्स कहता है कि प्रिज्मेटिक सोसाइटी और पिछड़े सोसाइटियों में तो एक संरचना बहुत ही काम करती है, लेकिन जो समाज है, विकसित समाज होते हैं, वहां एक संरचना कितना काम करती है, एक का। ये नहीं होता आमंड का, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, संरचनाएं बहुकार्यात्मक होती है। छोटा सा उदाहरण ले देते हैं, किसका, राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल एक राजनीतिक संरचना है, एक स्ट्रक्चर है। आपको जब संरचना समझ में नहीं है, स्ट्रक्चर समझ में तो संस्था कह लो, इंस्टीट्यूशन तो समझ में आते हैं। ये संस्था नहीं कहते उसको, बल्कि ये क्या बोलते हैं, व्यवहारवादी व्यवस्थावादी उसको संरचना बोलते हैं। राजनीतिक दल एक संरचना है। क्या एक ही काम करती है क्या चुनाव लड़ने का? नहीं, ये सबसे पहले जनता को क्या करती है, जागरूक करती है, जनता को लामबंद करती है, ठीक है। उसके बाद सरकार में भूमिका निभाती है, और अगर हार जाए तो क्या करती है, विरोधी दल की भूमिका निभाती है। ये सरकार ही नहीं चलाती, बल्कि ये रास्ता भी रोकती है, ये हड़तालें भी करती है। तो राजनीतिक दल एक ऐसी संरचना जो क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। दबाव समूह बहुत सारे काम करता है। क्या दबाव से हितपूर्ति कराते हैं? क्या नहीं कराते। वो सदस्यों को समझाते हैं, उनमें जागरूकता लेके आते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे विद्रोह करवाते हैं, उनसे दबाव डलवाते हैं, उनसे भ्रष्टाचार करवाते हैं, बहुत सारे काम करवाते हैं, वो लॉबिंग करवाते हैं। तो हर एक संरचना है वो एक ही काम नहीं करती, बल्कि संरचनाएं क्या होती है, बहुकार्यात्मक, बहुत सारे काम करती है। अब आ गया कि जो राजनीतिक संस्कृति होती है, सॉरी राजनीतिक व्यवस्था, इसकी जो संस्कृति होती है वो कैसी होती है। तब ये कहता है कि हर एक राजनीतिक संस्कृति में कैसी होती है, मिश्रित होती है। उसमें दोनों चीजें पाई जाती है, आदिम की चीजें भी पाई जाती है, ट्रेडिशनल चीजें भी पाई जाती है, और मॉडर्न चीजें भी। कौन सी पाई जाती है, आधुनिक। कोई भी संरचना पूर्णतः आदिम नहीं होती, और कोई संरचना पूर्णतः आधुनिक नहीं होती। अमेरिका में चलते हैं कि अमेरिका को हम इससे पढ़ा लिखा और वैज्ञानिक और तार्किक देश नहीं है। वहां भी रंग भेद नाम की एक कैसी चीज पाई जाती है, आदिम चीज पाई जाती है। और भारत जैसे देश में भी विधायिका, कार्यपालिका और यूनिवर्सिटी जैसी क्या चीजें पाई जाती है, आधुनिक चीजें पाई जाती है। संसद और ये सारी, सेंगोल पाया जाता है बड़े देश जो आदिम है। हाँ? चलिए, दोनों चीजें पाई जाती है, आदिम भी और आधुनिक भी। ये 5 विशेषताएं याद कर ले आप। एक क्वेश्चन फिर यहां से उठता है। एक, आमंड ने कौन सी बताई है, व्यापकता, अन्योन्याश्रितता, सीमाएं। 3 तथ्य बताए, कौन से। खुली होती है, पर्यावरण के प्रति रेस्पॉन्ड करती है, और ये जो अंतः क्रियाएं हैं ये व्यक्तियों में नहीं, उनकी भूमिकाओं में होती है। परिभाषा की थी मैक्स वेबर वाली, अंतः क्रियाएं होती है, वैध बल का कम या ज्यादा प्रयोग करती है, और अनुकूलन और अडेप्टेशन करती है। और विशेषताएं, राजनीति व्यवस्था, व्यवस्था के 2 पार्ट, संरचना और प्रकार। ये भी सार्वभौमिक संरचनाएं, एक संरचना एक ही काम नहीं करती, बल्कि बहुकार्यात्मक। और राजनीति व्यवस्था की संस्कृति शुद्ध नहीं होती, बल्कि मिश्रित होती है। ठीक है, ये हो गया संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उपागम की कुछ चीजें कर ली। अब हम मुख्य मुद्दे पे आ जाएंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, मॉडल करेंगे। इसका मॉडल कौन सा है। अभी क्या टाइम हुआ है, 6:45। घंटा भर हो गया क्लास को या नहीं हुआ? झूठा मत बोलो, चाय पी के चलो चलते हैं, गल्ला मारेंगे। यहाँ क्या, ये तो चलता रहता है, ऐसे नहीं हुआ नहीं है। 7 बजे होगा, अभी 6 है? तो 2 घंटे तो पड़ेंगे। पढ़ लोग, इनको पढ़ाओ तो दिक्कत, नहीं पढ़ाओ तो दिक्कत। तो मेरे से चाहते क्या हो आप लोग, गोली मार दो बच्चे के। अब हम तो मॉडल तो करेंगे। देखो कैसे करो, 5 मिनट की छुट्टी है, चाय नहीं पानी पियो। चाय शाम के टाइम गड़बड़ करती है ना, उसमें चीनी है ना, वो रात को आपके पेट में गुड़ कर देगी। ठीक है, चलो तो थोड़ी देर में अब टॉपिक पूरा हो जाएगा, ये बहुत लंबा चौड़ा नहीं बचा है। अब आ जाओ तो फिर थोड़ा दृढ़ता पूर्वक टिके रहना, ठीक है। सातत्य है,
बनाए रखना। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।